दोस्तों, किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं मान सिंह और आज मैं लेकर के आया हूं विचित्र होली। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। उससे मेरी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। तो आइए स्टार्ट करता हूँ विचित्र होली। होली का दिन था। मिस्टर A.B. क्रॉस शिकार खेलने गए हुए थे। साइस, अर्दली, मेहतर, भिश्ती, ग्वाला, धोबी सब होली मना रहे थे। सबों ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ाई थी और इस समय बगीचे में बैठे हुए होली फाग गा रहे थे। पर रह रहकर बंगले के फाटक की तरफ झांक लेते थे कि साहब आ तो नहीं रहे हैं। इतने में शेख नूर अली आकर सामने खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खान सामा जी, साहब कब आएंगे? नूर अली बोला, उसका जब जी चाहे आए, मेरा आज इस्तीफ़ा है, अब इसकी नौकरी ना करूँगा। अर्दली ने कहा, अरे ऐसी नौकरी फिर न पाओगे, 4 पैसे ऊपर की आमदनी है, नाहक छोड़ते हो। नूर अली, अजी लानत भेजो, अब मुझसे गुलामी न होगी। ये हमें जूतों से ठुकराएं और हम इनकी गुलामी करें। वाह, आज यहाँ से डेरा कूच है। आओ तुम लोगों की दावत करूं। चले आओ कमरे में, आराम से मेज़ पर डट जाओ। वो बोतल पिलाऊं कि जिगर ठंडा हो जाएगा? साइस, और जो कहीं साहब आ जाएं? नूर अली, अरे वो अभी नहीं आने का, चले आओ। साहबों के नौकर प्राय शराबी होते हैं। जिस दिन से साहब के यहाँ गुलामी लिखाई, उसी दिन से यहाँ बला उनके सिर पर पड़ जाती है। जब मालिक स्वयं बोतल की बोतल उड़ेल जाता है तो भला नौकर क्यों चूकने लगे। ये निमंत्रण पाकर सब के सब खिल उठे। भंग का नशा चढ़ा ही हुआ था। ढोल मजीरे छोड़कर नूर अली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर आ बैठे। नूर अली ने विस्की की बोतल खोलकर ग्लास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वालों ने जब ये मज़ेदार चीज़ें पाई तो ग्लास लुढ़काने लगे। खान सामा भी उत्तेजित करता जाता था। ज़रा देर में सबों के सिर फिर गए। भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया, गाना होने लगा। नूर अली ने ढोल मजीरा लाकर रख दिया। वही मजलिस जम गई। गाते गाते एक ने उठकर नाचना शुरू कर दिया, दूसरा उठा, यहाँ तक कि सब के सब कमरे में चौकड़ियाँ भरने लगे। हू हक मचने लगा। कबीर, फाग, चौताल, गाली गलौज, मार पीट सब चालू हो गई। बारी बारी सबका नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए थे मानो अपने घर में हैं। कुर्सियाँ उलट गई, दीवारों की तस्वीरें टूट गई। एक ने मेज उलट दी, दूसरे ने रिकाबियों को गेंद बनाकर उछालना शुरू कर दिया। यहाँ यही हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागर मल का आगमन हो गया। उन्होंने ये कौतुक देखा तो चकरा गए। खान सामा से पूछा, ये क्या गोलमाल है शेख जी? साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली, साहब का हुक्म ही ऐसा है तो क्या करें। आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है, उनसे होली खेलने को भी कहा है। सुनते हैं लाट साहब के यहाँ से हुक्म आया है कि रियाया के साथ खूब रब्ज जब्त करो, उनके त्योहारों में शरीक हो। तभी तो ये हुक्म दिया है, नहीं तो इनके मिजाज ही न मिलते। आइए तशरीफ़ रखिए, निकालूं कोई मज़ेदार चीज़? अभी हाल में विलायत से पार्सल आया है। शेख उजागर मल बड़े उदार विचारों के मनुष्य थे। अंग्रेजी दावतों में बेधड़क शरीक होते थे। रहन सहन भी अंग्रेजी ही था और यूनियन क्लब के तो एकमात्र वही करता थे। अंग्रेज़ों से उनकी खूब छनती थी और मिस्टर क्रॉस तो उनके परम मित्र ही थे। जिलाधीश से चाहे वो कोई हो, सदैव उनकी घनिष्ठता रहती थी। नूर अली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले,
अच्छा, ये बात है। तो फिर निकालो कोई मज़ेदार चीज़, कुछ गज़ल भी हो। नूर अली: हुजूर, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर ही से पीकर चले थे। यहाँ कई गिलास चढ़ाए तो ज़बान लड़खड़ाने लगी और बोलते हैं, क्यों नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे? नूर अली: जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं खेलेंगे। उजागर: लेकिन ये मैं रंग वंग तो लाया नहीं। भेजो चटपट किसी को, मेरी कोठी से एक रंग पिचकारी वगैरह लाए जरा। क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है। घसीटे: हाँ, बहार है, बहार है, होली है, बिल्कुल बहार है। उजागर फिर बोलता है गाते हुए, आज साहब के घर होली है, साहब के साथ मेरी होली मचेगी। आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, खूब पिचकारी चलाऊंगा। घसीटे फिर बोलता है, खूब अबीर लगाऊंगा, खूब गुलाल उड़ाऊंगा। धोबी भी गाने लगता है सुर मिला के, बोतल पर बोतल चढ़ाऊंगा, खूब कबीरें सुनाऊंगा। उजागर ये सब सुन करके फिर सुर में सुर मिलाता है, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। नूर अली इतना सब देखता है, सुनता है, और फिर जो है वो बोलता है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, सब लोग संभल जाओ, साहब की मोटर आ रही है। सेठ जी, ये लीजिए, मैं दौड़कर पिचकारी लाया, बस एक बोतल छोड़ दीजिएगा, और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़िए जोर से। दूसरों से, तुम भी उनके मुंह में गुलाल खूब मलो, साहब मारे खुशी के फूल जाएंगे। वो लो, मोटर हाथे में आ गई, सब लोग होशियार हो जाओ। मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे आदमियों को बुलाने, पर वहाँ तो ज़ोरों से चौताल हो रहा था, सुनता कौन है। चकराए, ये मामला क्या है, क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध से भरे हुए बंगले में दाखिल हुए तो डाइनिंग रूम से गाने की आवाज़ आ रही थी। अब क्या था, जामे से बाहर अब आए, चेहरा विकृत हो गया, हंटर उतार लिया और डाइनिंग रूम की ओर चले। लेकिन अभी एक कदम दरवाजे से बाहर ही था कि सेठ उजागर लाल ने पिचकारी छोड़ी। सारे कपड़े तर हो गए, आंखों में भी रंग घुस गया। आंखें पोंछ ही रहे थे कि साइज ग्वाला सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह में रंग मलने लगे। धोबी ने तेल और कालिख का पाउडर लगा दिया। साहब के क्रोध की सीमा न रही। हंटर लेकर सबों को अंधाधुंध पीटने लगे। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे। हंटर पड़े तो नशा हिरन हो गया, कोई इधर भागा कोई उधर। सेठ उजागर लाल ने ये रंग देखा तो ताड़ गए कि नूर अली ने झांसा दिया है, एक कोने में दबक रहे। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उनकी ओर बढ़े। लाला साहब के होश उड़ गए थे। तेजी से कमरे के बाहर निकले और सिर पर पैर रखकर बेतहाशा भागे। साहब उनके पीछे दौड़े। सेठ जी की फिटन फाटक पर खड़ी थी। घोड़े ने धम धम खटपट सुनी तो चौंका, कनौतिया खड़ी की और फिटन से ले भागा। विचित्र दृश्य था, आगे आगे फिटन, उसके पीछे पीछे सेठ उजागर लाल, उनके पीछे हंटरधारी मिस्टर क्रॉस। तीनों बकटूट दौड़ते चले जा रहे थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े, पर साहब के पहुंचते पहुंचते संभल कर उठे और फिर भागे।
हाथे के बाहर सड़क तक घुड़दौड़ रही। अंत में साहब रुक गए। मुंह में कालिख लगाए अब और आगे जाना हास्यजनक मालूम हुआ। ये विचार भी हुआ कि सेठ जी को काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, अपने नौकरों की खबर लेना भी ज़रूरी है। लौट गए। सेठ उजागर मल के जान में जान आई। बैठकर हाँफने लगे। घोड़ा भी ठिठक गया। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और गोद में उठाकर गाड़ी पर बैठा दिया। लाला उजागर मल शहर सहयोगी समाज के नेता थे। उन्हें अंग्रेज़ों की भावी शुभकामनाओं पर पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजी राज्य की तामीली, माली और मुल्की तरक्की के राग गाया करते थे। अपनी विकृताओं में सहयोगियों को खूब फटकारा करते थे। अंग्रेज़ों में इधर उनका आदर सम्मान विशेष रूप से होने लगा था। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज़ ठेकेदारों को ही मिला करते थे, उन्हें दिए गए थे। सहयोग ने उनके मान और धन को खूब बढ़ाया था। अतएव मुँह से चाहे वो असहयोग की कितनी ही निंदा करें, पर मन में उसकी उन्नति चाहते थे। उन्हें यकीन था कि असहयोग एक हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपने गीले कपड़े सुखा लें। वो असहयोगियों के कृत्यों का खूब बढ़ा कर बयान किया करते थे और अधिकारियों के कृत्यों को इन गढ़ी हुई बातों पर विश्वास करते देखकर दिल में उन पर खूब हंसते थे। ज्यों ज्यों सम्मान बढ़ता था, उनका आत्मविभान भी बढ़ता था। वो अब पहले की भांति भीरू न थे। गाड़ी पर बैठे और ज़रा सांस फूलना बंद हुआ तो इस घटना की विवेचना करने लगे। अवश्य नूर अली ने मुझे धोखा दिया। उसकी असहयोगियों से भी मिली भगत है। ये लोग होली नहीं खेलते तो क्या इतना क्रोधान्वित होना इसके सिवाय और क्या बतलाता है कि हमें ये लोग कुत्तों से बेहतर नहीं समझते। इनको अपने प्रभुत्व का कितना घमंड है। ये मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े। अब विदित हुआ कि ये जो मेरा थोड़ा बहुत सम्मान करते थे वो केवल धोखा था। मन में ये हमें नीच और कमीना ही समझते हैं। लाल रंग कोई बाण नहीं था। हम बड़े दिनों से गिरजे जाते हैं, इन्हें डालियाँ देते हैं, वो हमारा त्यौहार नहीं है। पर यहाँ ज़रा सा रंग छोड़ देने पर इतना बिगड़ उठा है, इतना अपमान। मुझे उसके सामने ताल ठोककर खड़ा हो जाना चाहिए था। भागना कायरता थी। इसी से ये सब शेर हो जाते हैं। कोई संदेह नहीं कि ये सब हमें मिलाकर असहयोगियों को दबाना चाहते हैं। इनकी ये विनयशीलता और सज्जनता केवल अपना मतलब काटने के लिए है। इनकी निरंकुशता, इतना गर्व वही है, ज़रा सा भी अंतर नहीं। सेठ जी के हदगद भावों ने उग्र रूप धारण कर लिया। मेरी ये अधोगति, अपने अपमान की याद रह रहकर उन्हें चित्त को बिहल कर दी थी। ये मेरे सहयोग का फल है। मैं इसी योग्य हूँ। मैं इनकी सौहार्दपूर्ण बातें सुन सुनकर फूला न समाता था। मेरी मंद बुद्धि को इतना भी न सूझता था कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था, पर मालूम हुआ कि वे हास्यास्पद नहीं हैं, मैं स्वयं निंदनीय हूँ। वो अपने घर न जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की ओर लपके। वहाँ पहुँचे तो एक विराट सभा देखी। कमेटी ने शहर में छूत अछूत छोटे बड़े सबको होली का आनंद मनाने के लिए निमंत्रित किया था। हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठे हुए प्रेम से होली खेल रहे थे। फल भोज का भी प्रबंध किया गया था। इस समय व्याख्यान हो रहा था। सेठ जी गाड़ी से तो उतरे, पर सभा स्थल में जाते हुए संकोच होता था। ठिठकते हुए धीरे से जाकर एक ओर खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। सब के सब विस्मित होकर उनकी ओर ताकने लगे। ये खुशामदियों के आचार्य आज यहाँ कैसे भूल पड़े?
इन्हें तो किसी सहयोगी सभा में राजभक्ति का प्रस्ताव पास कराना चाहिए था। शायद भेद लेने आए हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागरमल ने उच्च स्वर से कहा, असहयोग की जय। फिर ध्वनि हुई, खुशामदियों की क्षय। सेठ जी ने उच्च स्वर में कहा, जी हुजूरों की क्षय। ये कहकर वो समस्त उपस्थित जनों को विस्मित में डालते हुए मंच पर जा पहुँचे और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैंने अब तक आपसे असहयोग किया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा करिएगा। सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे घर का भेदी, जासूस या विभीषण न समझिए। आज मेरी आँखों के सामने से पर्दा हट गया है। आज इस विचित्र प्रेममयी होली के दिन मैं आपसे प्रेम लिंगन करने आया हूँ। अपनी विशाल उदारता का आचरण दीजिए। आपसे द्रोह करने का आज मुझे दंड मिला है। जिलाधीश ने आज मेरा घोर अपमान किया। मैं वहाँ से हंटरों की मार खाकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं देश का द्रोही था, जाति का शत्रु था। मैंने अपने स्वार्थ के वश, अपने अविश्वास के वश देश का बड़ा अहित किया, खूब कांटे बोए। उनका स्मरण करके ऐसा जी चाहता है कि हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं। एक आवाज़ आती है, हाँ अवश्य कर दीजिए, आपसे न बने तो मैं तैयार हूँ। अब मेन प्रधान की आवाज़, ये कटु वाक्यों का अवसर नहीं है। नहीं, आपको ये कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। मैं स्वयं ये काम भली भांति कर सकता हूँ, पर अभी मुझे बहुत कुछ प्रायश्चित करना है। जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूँ कि जीवन के बचे हुए दिन इसी प्रायश्चित करने में, यही मुँह की कालिमा धोने में काटूँ। आपसे केवल इतना ही प्रार्थना करने आया हूँ कि मुझे आत्म सुधार का अवसर दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना दीन सेवक समझिए। मैं आज से अपना तन, मन, धन सब आप पर अर्पण करता हूँ। दोस्तों, ये है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी विचित्र होली। क्या नूर अली ने जो किया वो सही था? अगर नूर अली होली का प्रस्ताव या प्लानिंग नहीं करते तो सेठ जी को अंग्रेज़ों का जो नशा चढ़ा था वो उतरता नहीं। तो आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और नूर अली के बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। तो चलते चलते वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।